DU-SOL के पार्ट 6 यानी सेमेस्टर 6 के इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 2 का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है गांधी, या मैं कहूँ गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज। यानी गांधी जी ने अपने विचार क्या रखे हिंद स्वराज पर। अच्छा, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, ये ओनली DU-SOL में नहीं, बल्कि चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे इग्नू से कर रहे हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपके वीडियो बहुत काम आने वाली है। चाहे आप कॉलेज की जगह नॉर्मली किसी और पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि हिंद स्वराज गांधी जी का एक पुस्तक है जिसमें गांधी जी ने पूरे स्वराज की अवधारणा को रखा है। गांधी जी ने समझाया आखिरकार स्वराज है क्या। तो स्वराज को जानने से पहले हम गांधी जी को जानते हैं। गांधी जी आज पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। अच्छा, वो पूरे विश्व में कोई चीज विश्व में लोकप्रिय होती है, भारत में तो उन्हें राष्ट्रपिता तक की उपाधि दी हुई है। अगर कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई वस्तु या कोई जगह, कोई प्लेस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तो उसके पीछे क्या है, उसके कोई ना कोई कारण होंगे। तो मैं पहले गांधी जी की आपको लाइफ स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी, बहुत छोटे वे में बता रहा हूँ। ओनली जन्म से लेके थोड़ा बहुत एटसेट्रा नहीं चलूँगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो जब मैं आपको बताता हूँ तो गांधी जी का जन्म होता है एक गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में, और एक ये व्यापारिक परिवार था जिसमें उनका जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और उनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। जब उनका जन्म होते टाइम वो एक व्यापारिक परिवार थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए उनका कहीं पर भी व्यापार में मन लगने की जगह वो पॉलिटिकली चीज़ों को देखते थे। वो एक बड़े होकर लॉयर भी बने, और लॉयर की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे साउथ अफ्रीका। अच्छा, जो गांधी जी, एक इंसान की बात करूं, जो इंसान बहुत बड़े बड़े थॉट रखता है ना, बहुत बड़ी बड़ी सोच रखता है, वो सोच बचपन से पैदा होते ही नहीं आती उसमें, वो समाज के अनुभवों के आधार पर सीखता है। ऐसे ही कुछ गांधी जी के साथ अनुभव हुए, जिन अनुभवों के आधार पर गांधी जी ने सीखा कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें किस साइड कदम उठाना है, किस चीज़ को देखना है या किस चीज़ को नहीं देखना। जब हम गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी के साथ कितनी जातियाँ हुई आप शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं सबसे पहले बताता हूँ, वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ना नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा पाया जाता था। नस्लीय भेदभाव का मतलब था चमड़ी के आधार पर होने वाला भेदभाव। चमड़ी के आधार पर भेदभाव का मतलब क्या है, यहाँ पर काले और गोरे के। अंग्रेज एक ऐसे इंसान थे ना जो अपने आप को गोरा मानते थे, उनसे चाहे व्हाइट इंसान भी है ना, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका का है या किसी एशियन कंट्री का या किसी अफ्रीकन कंट्री का है तो वो उसे काला ही बोलेंगे, चाहे वो दूध का धुलाई क्यों ना हो। अंग्रेजों ने एक शब्द बना लिया था हमारे लिए, ब्लैक। अच्छा, कई बार आपने एक फिल्म भी देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी की काफी अच्छी फिल्म है मर्द, जिसमें एक होटल वाला सीन है और उस पर साफ साफ बोर्ड बनाया हुआ है, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। यार, किस चीज से तुलना कर रहे हो? इंसानों को वो एनिमल से तुलना करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में हम क्या है, नस्ल से काले हैं। यानी उनकी नजरों में हम नस्ल के काफी ज्यादा डाउन है। उनको मानना था कि हमारी नस्ल काफी अच्छी है और ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो गांधी जी का एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, नस्लीय भेदभाव। तो नस्लीय भेदभाव में क्या होता था कि गोरे लोगों का डिब्बा अलग था, ट्रेन का काले लोगों का अलग था। गांधी जी जाकर टिकट लेके गोरे लोगों के डिब्बे में बैठ जाते हैं तो उन्हें धक्का मारकर ट्रेन से गिरा दिया जाता है। अब ऐसे अनुभवों को देखकर, ऐसी चीजों को देखकर गांधी जी क्या अंग्रेजों का साथ देंगे? कई लोगों का मानना है कि गांधी जी अंग्रेजों के साथ रहते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी ने हमेशा अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन किस तरीके से? अहिंसात्मक तरीके से। अभी मैं अहिंसात्मक तरीके का भी रीजन बताऊंगा, पूरा बताऊंगा क्यों वो अहिंसा से चलना चाहते थे, क्यों वो अहिंसा को ही अच्छा मानते थे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उनकी हिंद स्वराज के बारे में। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उन्होंने 1909 में लिखी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गुजरात में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी मूल भाषा क्या थी? गुजराती। तो गांधी जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी होगी कौन सी भाषा में लिखी होगी? गुजराती में ही लिखेंगे ना। हम तो मूल भाषा में ही अपना काम करेंगे। गांधी जी वैसे भी देश प्रिय थे तो वो कभी भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके ही अगले साल 1910 में वो पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में छपती है, लेकिन कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अच्छा, जो हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज को काफी सारे बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, जिन विद्वानों ने आज भी प्रासंगिक बताया। उन विद्वानों का मानना है कि आज भी, अच्छा जैसे हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था गौरव ग्रंथ। गौरव ग्रंथ क्या होते हैं? एक ऐसे ग्रंथ जो कभी खत्म नहीं होते और आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा ग्रंथ है जिसे क्या कहेंगे हम? हिंद स्वराज। जो बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि आज की समस्याओं का भी साफ साफ हल हमारी हिंद स्वराज में देखने को
मिलेगा। अब मैं बात बताता हूं आपको छोटी सी, क्या कि हिंद स्वराज जो है ना, हिंद स्वराज को एक काल्पनिक रूप से देखें तो एक संपादक और एक पाठक, संपादक और पाठक के बीच का एक क्या बताया है, एक काल्पनिक संवाद बताया है। संपादक कौन है? संपादक उसे माना है जो बुकों में लिखी हुई चीजें हैं, जो विचार हैं, और पाठक भारत के नौजवान, हम जैसे लोग पाठक हैं। अगर हम दोनों के बीच में संवाद अच्छा हो जाएगा तो हम हिंद स्वराज को अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हिंद स्वराज के बारे में, थोड़ा सा आपको स्टोरी बताया। अब आखिरकार हिंद स्वराज में जो एक शब्द आता है स्वराज, स्वराज को गांधी जी किस तरीके से देखते थे? अच्छा, हमारा स्वराज क्या होता है? एक लोकतांत्रिक सरकार का होना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो हमें वोट देने का अधिकार देगी, हमारे लिए वो स्वराज है। लेकिन गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ बिल्कुल ही इससे अलग था। गांधी जी स्वराज को कैसे देखते थे? गांधी जी स्वराज को, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था हिंद स्वराज के बारे में। अब मैं बताता हूँ हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसमें स्वराज का मतलब क्या है। अच्छा, जब हम देखते हैं अपने आप को, हम स्वराज को क्या मानते हैं? एक लोकतांत्रिक सरकार है, हम वोट दे रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं, खुश हैं हम, हमारे लिए यही स्वराज है। लेकिन गांधी जी इस चीज को बिल्कुल भी स्वराज नहीं मानते थे। गांधी जी का मानना क्या था? गांधी जी का मानना स्वराज से उनका मतलब ये था कि स्वयं का राज। स्वयं का राज का मतलब क्या है? वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी ले लेने को कभी भी स्वराज नहीं मानते थे। अंग्रेजों से आजादी ले लेने को कभी भी वो स्वराज नहीं मानते थे। अगर स्वराज का मतलब उनके रूप में, स्वराज एकदम बिल्कुल वो है जब हर एक व्यक्ति अपना शासन खुद चलाए। हर एक व्यक्ति अगर अपना शासन खुद चलाएगा तो व्यक्ति क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उन पर कोई दबाव बनाने वाला नहीं होगा। अच्छा, अब क्रिटिसाइज करने वाले लोग कह देंगे इस चीज को कि यार ये कैसी बात कह रहे हैं, अगर हर एक व्यक्ति अपना राज चलाएगा, ये तो एक, मैं बात करूं तो लिबर्टी पे आ जाता है कि नेगेटिव लिबर्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी बिल्कुल भी कहीं भी नेगेटिव लिबर्टी को बढ़ावा नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा वो किस आधार पर, किन तर्कों के आधार पर बात करते हैं स्वशासन की। उनके कभी भी जो बातें होती थी ना गांधी जी की, कभी भी बातें उनकी तर्क रहित नहीं होती थी, यानी कोई भी बात उनकी ऐसी नहीं होती थी जिनमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ना हो। वो हर एक बात को कॉन्सेप्ट से लेकर ही चलते थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं गांधी जी ने हिंद स्वराज में क्या क्या लिखा है, किस चीज के बारे में अच्छा लिखा है, उन्होंने कैसे कल्पना की है कि कैसे हम हिंद स्वराज को हासिल कर सकते हैं, स्वराज को हासिल कर सकते हैं। मैंने स्वराज का तो मतलब बता दिया आपको। स्वराज का मतलब क्या है? स्वयं का राज। लेकिन एकदम प्रॉपरली स्वयं का राज हासिल कर लेना ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो गांधी जी ने उसके बारे में भी रास्ते बताए हैं कि हम कैसे स्वयं के राज को ला सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले आधुनिकता की आलोचना, आधुनिकता क्या होता है? मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड तुम सब समझते हो। आज के टाइम पे हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि हर एक साइड आधुनिकता को अपनाया जा रहा है। अब मैं बात करूं, इंडिया है, इंडिया में लगभग 50% लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना चुके हैं। हाँ, 50% अभी भी अपनी संस्कृति को मानने वाले हैं, मैं मानता हूँ, और उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई, सैल्यूट है उन्हें जो अभी भी अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने हमेशा ही आधुनिकता की आलोचना की। गांधी जी का मानना था, गांधी जी हर उस संस्था से नफरत करते थे, हर उस जगह से नफरत करते थे जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई या भारतीयों के लिए बनाई। गांधी जी ने हमेशा ही एक ब्रिटिश शिक्षा का भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हमें शिक्षा दे रहे हैं ना, वो शिक्षा हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बिल्कुल खत्म करती जा रही है। गांधी जी का स्वराज का बिल्कुल भी अर्थ ऐसा नहीं था कि हाँ अंग्रेजों को तो हमने हटा दिया लेकिन उन्हीं की संस्थाओं द्वारा अपने पे राज करा दें। यानी अगर हम आधुनिकता को अपनाते हैं तो सारी संस्थाएं उन्हीं की हमारे पास चलती, उन्हीं के नियम कानून हमारे पास चलते। तो गांधी जी इसलिए उन नियमों और कानूनों का विरोध करते रहे, वो आधुनिकता का विरोध करते रहे। उन्होंने संसद, ब्रिटिश संसद को लेकर भी एक तंज कसा। उन्होंने ब्रिटिश संसद को एक वैश्या औरत, एक बांझ औरत और एक बंजर भूमि के रूप में बताया। अच्छा, अब उन्होंने ये 3 तर्क क्यों दिए? वैश्या औरत क्यों कहा, बांझ औरत क्यों कहा, या मैं बात करूं उसे बंजर भूमि क्यों कहा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैश्या औरत। गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश संसद है ना, वो किसी एक पार्टी की दलाली करती है, इसलिए उन्हें की तुलना उन्होंने एक वैश्या औरत से की। अब दूसरी चीज, बांझ औरत। बांझ औरत क्यों कहा? बांझ औरत कहने के पीछे उनका तर्क था कि ब्रिटिश संसद जितने भी फैसले लेती है उनका सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशियर्स का फायदा होता है, सिर्फ और सिर्फ उनका स्वार्थ सधता है। यानी हमारे भारतीयों का तो यार कोई फायदा ही नहीं हो रहा उस चीज से।
अब एक चीज बताओ यार, जो चीज फैसले सारे अंग्रेजों के लिए लिए जा रहे हैं उधर फिर क्यों बनाई है भाई संसद हमारे इंडिया में, वो भी मत बनाओ। सारे फैसले तो तुम अपने लिए ले रहे हो तो अंग्रेजी संसद में ही बैठ के ले लो। गांधी जी पूरे कटु आलोचक थे इस चीज के। और तीसरी चीज उन्होंने बंजर भूमि कहा। अब बंजर भूमि क्यों कहा? बंजर भूमि कहने के पीछे बहुत बड़ा तर्क था। जैसे बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि से कुछ अच्छा नहीं उग सकता ना, कुछ ठोस नहीं उग सकता, वैसे गांधी जी का मानना था कोई अच्छे कानून ब्रिटिश संसद से नहीं आ सकते। गांधी जी ने अंग्रेजों से सीखने लायक एक ही चीज को कहा। गांधी जी का मानना है अंग्रेजों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखने लायक है, जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना। गांधी जी का मानना ना, हाँ अंग्रेज भैया कुछ भी हो लेकिन अपने राष्ट्र से प्रेम बहुत करते हैं, वो चीज हम भारतीयों को भी सीखनी चाहिए उनसे। तो हर एक चीज की गांधी जी आलोचना नहीं करते थे, अच्छी चीज को अच्छा भी बताते थे। उसके बाद बात करते हैं, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज तो अपनी पश्चिमी सभ्यता के नशे में बिल्कुल खोए हुए हैं, हम भारतीय भी धीरे धीरे उनके नशे में खोते हुए अपने आप को बिल्कुल ही आधुनिकता में डालते आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही आधुनिकता को लेकर हम चलते रहे तो हम स्वराज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे स्वराज को हासिल? उसमें अगले तर्क में बात करते हैं गांधी जी। अगर आधुनिकता को हम अपनाते हैं तो क्यों स्वराज को हासिल नहीं कर पाएंगे, इसका भी तर्क गांधी जी ने अगली बात में दिया। अब गांधी जी हमारे स्वराज को प्राप्त करने का दूसरा पॉइंट बताते हैं, नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास। अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया आधुनिकता। आधुनिकता के विकास से क्या हो रहा है? आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आधुनिकता के बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारा अध्यात्म और हमारी नैतिकता खत्म होती जा रही है। नैतिकता का मतलब क्या होता है? मोरालिटी, यानी हमारे मन की अच्छी चीजें। लेकिन गांधी जी का मानना है जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भौतिक सुखों का, यानी हमारे में ना फिजिकली सुख देखने लगे हम। हमारे पास यार कार होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए तो ओडी होनी चाहिए, है ना, 4 चूड़ियां। यार उन 4 चूड़ियों के चक्कर में तुम किसी की जीवन खराब कर रहे हो, किसी का शोषण कर रहे हो। गांधी जी का यही मानना था, हम अपनी मोरालिटी खत्म कर रहे हैं, अपनी नैतिकता खत्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम नैतिकता खत्म करते रहेंगे वैसे वैसे हम स्वराज के सपने को भी खत्म कर देंगे। अगर नैतिकता ही नहीं होगी इंसान में, मोरालिटी नहीं होगी, इंसान अध्यात्म की साइड नहीं होगा, तो उसका व्यवहार कैसा होता जाएगा? एक संवेदनहीन होता जाएगा। संवेदनहीन समझते हो ना, जिसमें किसी को लेकर कोई भावनाएं ही नहीं होंगी। कोई रोड पर सड़ रहा है, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी चीज से मतलब है। गांधी जी ने इस चीज को लेकर एक चीज भी कही कि हमें नैतिकता को बनाए रखना है। अगर हम नैतिकता को बनाए रखेंगे तो संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी और हमारे मन में संवेदनाएं जागृत होंगी। और अगर हमारे मन में संवेदनाएं जागृत होंगी तो अगर हमारे पास 4 रोटियां तो हम खुद से, स्वयं का राज होगा तो हम स्वयं से जाके दूसरे को 2 रोटियां खिला देंगे, अगर हमारे में नैतिकता होगी तो। लेकिन अगर हम आधुनिकता का पालन करते हैं, हमारे पास 4 रोटियां, सामने वाले पे 2 हैं, तो हम 2 चाटे मार के वो भी छीन लेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसा स्वयं का राज तो कभी स्थापित हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि हमारे पास सबका पेट भरने के लिए भरपूर संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी गांधी जी का मानना था हम नैतिकता के आधार पर चलें और अपना पेट भर जाए, बात खत्म। पेटी में संभाल कर नहीं रखना चीजों को। अगर तुम पेटी में संभाल कर रखते हो तो तुम स्वराज की कामना को बिल्कुल भूल जाओ। तो गांधी जी भौतिक सुखों की जगह सामाजिक सुखों को बढ़ावा देने वाले इंसान थे। गांधी जी का मानना था अगर हम भौतिक सुखों की जगह सामाजिक सुखों को देखते हैं या हम पूरे समाज के सुख को देखते हैं तो हम असली स्वराज की कामना कर सकते हैं, अदरवाइज स्वराज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये 2 तरीके हुए स्वराज को हासिल करने के। पहला क्या था? आधुनिकता को खत्म करना। दूसरा क्या था? नैतिकता और आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ में लाना। अब तीसरा पॉइंट गांधी जी क्या मानते थे? तीसरे पॉइंट पे गांधी जी मानते थे राज्य रहित और विकेंद्रीकरण। राज्य रहित क्या होता है? राज्य रहित समाज और विकेंद्रीकरण। राज्य रहित समाज से गांधी जी को होते जैसे अराजकतावादी होते हैं ना, गांधी जी अराजकतावादियों से बहुत प्रेरित थे। गांधी जी का मानना था जी कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए, व्यक्ति अपना कानून स्वयं तय करेगा, अपने कानून खुद बनाएगा, लेकिन किस आधार पर? नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर और आध्यात्मिकता के आधार पर। अगर व्यक्ति उस कानूनों को स्वार्थ के आधार पर बनाना शुरू कर देगा तो स्वशासन कभी नहीं आएगा। ये कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि भैया जो राज्य है ना, राज्य हिंसा को बढ़ावा देता है, राज्य से लड़ाइयां बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से। सरकार कैसी होती है? लगभग सरकार स्वार्थी होती है। अगर सरकार स्वार्थी होगी,
वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगी, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को आपस में लड़ाइयाँ करवाएगी। अगर ऐसे ही ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होंगी तो ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होने के बाद क्या होगा, स्वशासन खत्म, सब एक दूसरे को मारने की सोचेंगे और जगह जगह क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। गांधी जी का यही मानना था। गांधी जी फिर मानते थे अचानक से, अच्छा इतना बड़ा प्रोसेस गांधी जी ने बताया कि राज्य रहित समाज, यह राज्य रहित समाज आसान थोड़ी है। अब भारत जैसे इतने बड़े देश में राज्य, जब हिंसा भी इतनी ज्यादा हो रही थी, तो गांधी जी राज्य रहित समाज बिना तर्क के ये बात भी नहीं बोल रहे। अब तुम कहोगे यार बिना फालतू की बात कह रहे हैं कि राज्य रहित समाज पॉसिबल ही नहीं है, तो गांधी जी बिना तर्क के ये भी नहीं बोल रहे। गांधी जी ये डायरेक्ट नहीं कह रहे भैया सरकार खत्म कर दो। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भैया सरकार को हम विकेंद्रीकृत करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है, शक्तियों को बांटना। शक्तियों को बांटने का मतलब क्या है, शक्तियों को बांटते हैं ना हम। जैसे कि अब मैं एक चीज बताता हूँ, 10th क्लास को याद करो, 10th क्लास के सत्ता का बंटवारा, उसमें क्या था, शक्तियों को दो भागों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब मैं बात करता हूँ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जब मैं ऊर्ध्वाधर की बात करता हूँ तो गांधी जी ने ऐसे बात की, जैसे मान लो ये हो गया केंद्र, ये हो गया राज्य, ये हो गया स्थानीय। अगर सबसे ऊपर केंद्र अपनी मर्जी चलाती है तो राज्यों से कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। क्यों, अगर केंद्रीकृत सरकार हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होने के कई नुकसान होंगे। जैसे क्या होगा, चीन का बताता हूँ। चीन में क्या हुआ है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है चीन में, तो चीन का नुकसान सबसे ज्यादा क्या है कि चीन में जितनी पॉलिसीज होती है सबकी सब पॉलिसीज कौन तय करता है, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन गांधी जी भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे भैया सब कुछ हो सबकी सहमति से हो। अगर सब कुछ सबकी सहमति से नहीं होता तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट साबित होगा और हम स्वराज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक केंद्रीकृत सरकार की जगह विकेंद्रीकृत सरकार को बढ़ावा दिया। और सेकंड चीज जो उन्होंने बात की कि जब विकेंद्रीकृत सरकार सही से काम करेगी तो हम धीरे धीरे शक्तियां लेकर क्या, स्वयं सहायता समूहों को दे देंगे, जो कि स्वयं अपने से आकर सरकार चलाने के इच्छुक होंगे और जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। और ऐसे धीरे 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 हम राज्य को खत्म कर देंगे। समझे कॉन्सेप्ट गांधी जी का। गांधी जी कभी भी तर्क रहित बात नहीं करते। ये वीडियो में मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ और लाइफ टाइम बोलूंगा। तो गांधी जी स्वराज को प्राप्त करने के लिए चौथा जो महत्वपूर्ण पहलू मानते थे वो मानते थे ग्रामीण विकास को। ग्रामीण विकास क्या होता है, गांधी जी का मानना था गांव, गांव को भारत की जान कहते थे। कहते हैं ना भारत की आत्मा गांव है। क्यों, अच्छा गांव जाते हो बहुत मजा सा आता होगा, हर एक साइड हरियाली हरियाली, और गांव के लोग आज भी काफी नैतिक है। सबसे बड़ी बात, मोरालिटी गांव के लोगों में आज भी जिंदा है। हम शहर वाले तो बिल्कुल पागल थे। दिखता ही होगा लॉकडाउन में हमने क्या हाल किया। जो गांव से बेचारे मजदूर काम करने आ रहे थे उनके हमने पैदल चलने में मजबूर कर दिया। 6-6 महीने का उन्हें खाना नहीं दिया गया। हम शहर वालों से जो हमारे लिए पूरे दुनिया में मेहनत करते रहे, उन्हें हमने 6 महीने का खाना नहीं दिया। क्यों, क्योंकि हमारी मोरालिटी बिल्कुल मर चुकी है, हमारी नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए गांधी जी गांव पर बहुत जोर देते थे। गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी का मानना था अगर हम गांव को लेकर चलेंगे, गांव का विकास करेंगे। क्यों, क्योंकि 75% लोग उस टाइम पे गांव में रहा करते थे जब हमें आज़ादी मिली थी। अगर गांव का ही विकास ना होता, अब मकान बनाने से पहले तुम नींव ही नहीं डालोगे तो मकान गिर जाएगा, बिल्कुल टिक ही नहीं सकता ऊपर का पोर्शन तो, जब तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि भैया अगर हमें स्वराज की स्थापना करनी है तो गांव को काफी मजबूत बनाना पड़ेगा। गांधी जी गांव को स्वावलंबित बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। जैसा कि आज के टाइम पे मोदी जी ने चलाया हुआ है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे तरीके से भारत को हर एक चीज में आत्मनिर्भर बना देना है। ऐसा ही गांधी जी चाहते थे कि जो ग्रामीण एरिया है वो हर एक चीज में क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। अगर वो आत्मनिर्भर बनता है ग्रामीण एरिया, तो आत्मनिर्भर बनने का फायदा क्या होगा कि हर एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गांव वाले खुद बना सकेंगे और वो शहर वालों पर निर्भर नहीं रहेंगे। तभी तो वो स्वराज की स्थापना कर पाएंगे। अगर वो छोटी से छोटी चीज के लिए शहरी लोगों पर डिपेंडेंट होंगे तो स्वराज की स्थापना ही कहाँ होगी। तो स्वयं का राज चलेगा, शहर वाले तो अपने अंडर फंसाएंगे उन्हें। शहर वाले वैसे ही बहुत मतलबी होते हैं, समझे। तो गांधी जी का मानना था अगर हम चरखे काटते हैं या फिर हम छोटे छोटे हस्तकरघा उद्योग होते थे पहले, हस्तशिल्प, गांधी जी हस्तशिल्प को बहुत बढ़ावा देते थे और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा वो चरखा जरूर काटते थे। क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि अच्छा, उन्होंने एक और कोटेशन दी थी बहुत प्यारी थी, जो क्या कहती थी, एक मशीन 100 मजदूरों के हाथ काटती है। इसका मतलब क्या, इसमें भी आधुनिकता आ गई।
यानी अगर एक मशीन लगती है तो 100 मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। तो गांधी जी इसलिए चाहते थे कि हर एक चीज हस्तशिल्प से चलती रहे और गांव अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और वहां भी स्वराज की स्थापना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि मेरा ऐसे ही मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए न्यूज़